नैना चौधरी ने देखा कि योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे लगा कि वह हिचकिचा रहा है। वह सहानुभूति पाने के लिए 2 बूंद आंसू बहाने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने उसे कहते सुना, क्या अब तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? किसी कारणवश उसके दिल का तार ढीला पड़ गया। दूसरी ओर से एक और संदेश आया, योगेंद्र शर्मा, मैं भी आज रात वहीं खाना खा रही हूँ। चूंकि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर भुगतान कर दूंगी। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। गरीबी की आदत न पड़ने वाली नैना चौधरी इस वाक्य से शर्मिंदा हो गई, इसलिए उसने तुरंत संदेश का जवाब नहीं दिया। डायलॉग बॉक्स में 2 और शब्द दिखाई दिए, योगेंद्र शर्मा, सो रहे हो? इस बार नैना चौधरी ने जरा भी संकोच नहीं किया, अभी नहीं। अंत में उसने एक और संदेश भेजा, आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं है? योगेंद्र शर्मा, तुमने सही कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने सचमुच ऐसा कहा था। उसी ने उसके मील कार्ड में पैसे टॉप अप किए थे। नैना चौधरी जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा शर्मिंदा होती गई। तो फिर आपको कैसे पता कि आज रात का बिल मेरी तरफ से है? योगेंद्र शर्मा, आपको पुरस्कार मिला है। वास्तव में यही तर्क था। छात्रावास में वे चारों एक साथ रात का खाना खा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिसके साथ कोई खुशी की घटना हुई थी, वही बिल का भुगतान कर रहा था। तो आज रात उसने उसे वहां खाना खाते हुए देखा, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वही बिल का भुगतान कर रही होगी। साथ ही उसे यह भी पता था कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने बिल का भुगतान कर दिया। उनकी सोच कुछ ज्यादा ही बारीकी वाली थी, नैना चौधरी ने उनकी प्रशंसा की और कुछ शब्द टाइप किए, मुझे आपको फिर से धन्यवाद देना होगा। योगेंद्र शर्मा, पहले इसे खाते में डाल दो। शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मुझे लगा था कि वह पहले की तरह आपका स्वागत है कहेगा। नैना चौधरी ने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। मैं सोने जा रही हूँ, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि। दूसरी तरफ से तुरंत शुभ रात्रि कहकर जवाब दिया गया। नैना चौधरी को आखिरकार नींद आने लगी। उसी समय वास्तुकला संकाय के लड़कों के छात्रावास में सूरज कुमार बाथरूम से वापस आया तो उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा ने अपना फोन नीचे नहीं रखा था। उसने चिढ़ाते हुए कहा, स्टेडियम से वापस आते ही फोन देखना तुम्हारी आदत नहीं है? क्या बात? योगेंद्र शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मेरी शैली कैसी होनी चाहिए? वो सूरज कुमार थोड़ा अवाक रह गया। उसने अपना सिर झुकाया और पीठ खुजाते हुए कहा, वैसे भी तुमने छात्रावास में घुसते ही अपना फोन नहीं देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में देखने के लिए कुछ था ही नहीं। योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक तौलिया उठाया और बाथरूम में चली गई। सूरज कुमार, अरे तुम नहाते समय अपना फोन अपने साथ क्यों ले जाते हो? समय, ये कैसा घटिया समय है। अगला दिन शनिवार था, जो जून का पहला दिन भी था। इसी दिन नैना चौधरी को अपने रहने-सहने का खर्च मिला। गरीबी से बाहर निकलने की उम्मीद में नैना चौधरी इतनी खुश थी कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आंखें खोलते ही उसने उत्सुकता से अपना बैंक खाता देखा। अंततः 600 उसके रहने-सहने का खर्च मात्र 600 रुपये प्रति माह था। नैना चौधरी को आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी और अपनी बेहोशी में एक शून्य को भूल गई थी। काफी देर तक स्तब्ध बैठे रहने के बाद उसने अपनी मां को वीडियो चैट का अनुरोध भेजा। दूसरी तरफ से उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। नैना चौधरी, उसने इसे दोबारा भेजा। इसे तुरंत फिर से अस्वीकार कर दिया गया। तीसरी बार में आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा, लेकिन स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दिया वह उसका पिता था। एक ही भाग्य का सामना करने वाले कॉमरेड लिटिल नैना और कॉमरेड ललन चौधरी ने स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे को देखा और चुपचाप आ भरी। फिर उन्होंने निम्नलिखित संवाद शुरू किया। कॉमरेड लिटिल नैना, पिताजी,
मेरी माँ कहाँ है? कॉमरेड ललन चौधरी, बेटी, तुम सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही क्यों सोच रही हो? यह चोरीरोधी अध्याय है। सदस्यता वाले अध्याय को रिफ्रेश करने के बाद नवीनतम अध्याय देखा जा सकता है। इस घटिया व्यवस्था ने असल में उसके ही शब्दों का इस्तेमाल उसका मजाक उड़ाने के लिए किया। नैना चौधरी ने उदास होकर जमीन पर पड़ी बजरी को लात मारी। वह दोबारा बिल्कुल नहीं गिर सकती थी। देश को बचाने के लिए उसे एक घुमावदार रास्ता अपनाना पड़ा। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर देखा और संयोग से वह भी उसे ही देख रहा था। जिस क्षण उनकी नजरें मिलीं, उसके मन में एक विचार आया। क्योंकि वह अब और दिखावा नहीं कर सकती थी, उसे सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए। योगेंद्र शर्मा। नैना चौधरी ने उन अथाह काली आंखों में देखा और शांत भाव से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। योगेंद्र शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? नैना चौधरी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आज अजीब व्यवहार कर रही हूं? योगेंद्र शर्मा हंस पड़ा। उसकी आंखों में इतना स्नेह भरा हुआ था कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। नहीं। नैना चौधरी शर्मिंदा थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी याददाश्त खोने से पहले वह अक्सर उसकी तरह ही उसका फायदा उठाती थी, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने अपने विचार वापस ले लिए और अभी जिस विषय पर बात हो रही थी, उसे जारी रखा। तो ये बात है, कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं कभी कभार आपके साथ कुछ अजीब हरकतें कर सकता हूं। आशा है आपको बुरा नहीं लगेगा। इसे दिल पर मत लो। नैना चौधरी ने अत्यंत ईमानदारी से कहा। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा की ओर मुस्कुराते हुए कहा। यह एक चेतावनी थी। अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। यह एक सीधा सादा और जाना पहचाना कदम था। उसे दिखावा करने की भी जरूरत नहीं थी। योगेंद्र शर्मा। यह घिनौनी व्यवस्था। यह एक ऐसी चाल थी जिसने लोगों को चौंका दिया। नैना चौधरी ने खुद को एक तरफ फेंक दिया। इस समय संयोगवश उसका कंधा योगेंद्र शर्मा की छाती से दब गया। वह एक तरफ होकर योगेंद्र शर्मा की बाहों में समा गई। उसने उसकी छाती से सटने की असहज स्थिति से बचने की कोशिश की। उसने योगेंद्र शर्मा की बाहों में गिरने की शर्त भी पूरी कर ली। उसके दिमाग में तुरंत एक सिस्टम अनाउंसमेंट सुनाई दी। मिशन पूरा हुआ। आपकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। नैना चौधरी बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी चतुराई की तारीफ की। फिर उसने नाटक करते हुए योगेंद्र शर्मा से कहा, क्या तुमने वह देखा? बिल्कुल अभी की तरह अजीब व्यवहार। यह सब कहने के बाद वह जाना चाहता था। अंततः हालांकि उसे योगेंद्र शर्मा की बाहों में धकेल दिया गया। यह किसी मिशन को पूरा करने के लिए छूने से अलग था। यह एक सच्चा आलिंगन था। नैना चौधरी इतनी शर्मिंदा थी कि उसके कान जलने लगे थे। बस इतना ही। योगेंद्र शर्मा की आवाज ऊपर से आई। यह धीमी, भारी, मोहक और सुरीली थी। नैना चौधरी का चेहरा लाल हो रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और कहा, लगभग वैसा ही, इसे दिल पर मत लो। योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों को सिकोड़ा। मैंने इसे पहले ही अपने दिल में बसा लिया है। यो ट्रैश सिस्टम ने गाना शुरू किया। प्यार बहुत तेजी से आता है, बवंडर की तरह। नैना चौधरी अवाक रह गई। गाने और तुम्हारी उस कंप्यूटर जैसी आवाज में बोलने में क्या फर्क है? योगेंद्र शर्मा की बातों से नैना चौधरी असमंजस में पड़ गई। वह शर्मा गई और हकलाते हुए बोली, मुझे वापस जाना होगा। योगेंद्र शर्मा ने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं। नैना चौधरी बेवजह घबरा गई। वह 2 कदम पीछे हन गई। मैं खुद वापस जा सकती हूँ, कल मिलते हैं। योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं। उसने जिद नहीं की। कल मिलते हैं। नैना चौधरी को लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। वह दौड़ने लगी।
थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही कर रही है। उसने जल्दी से अपनी गति धीमी कर ली और शांत होने का नाटक किया। जब वह अपने छात्रावास के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक उसके मन में एक सवाल आया। उसने अभी योगेंद्र शर्मा से कल मिलते हैं क्यों कहा? ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे मिलने के लिए उत्सुक थी। नैना चौधरी का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। विश्वविद्यालय के छात्रावास में कई किसान रहते थे। हालांकि शाम के 9 बज चुके थे, फिर भी छात्रावास क्षेत्र में कई बत्तियां जल रही थीं। नैना चौधरी जल्दी से 2-2 सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। जब वह छात्रावास के दरवाजे पर पहुंची, तो उसे अपने कमरे में रहने वाली सहेलियों की कुछ गपशप सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बातचीत अचानक रुक गई। उसके रूममेट्स के चेहरों के भाव स्वाभाविक नहीं थे। क्या चल रहा है? क्या वे किसी ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जो मुझे सुनाई नहीं दे रही? यह थोड़ा शर्मनाक है। नैना चौधरी सोच रही थी कि क्या उसे कुछ न सुनने का नाटक करना चाहिए और उनका अभिवादन ऐसे करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही न हो, या उनसे पूछना चाहिए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। नैना चौधरी, कंचन मौलाशी ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे। कंचन मौलाशी के चेहरे पर दिख रही सहानुभूति को देखकर नैना चौधरी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। कंचन मौलाशी ने यामिनी गुप्ता की ओर देखा और यामिनी गुप्ता ने ज्योति मौर्य की ओर देखा। ज्योति मौर्य ने अपने होंठ सिकोड़े। आर्यन भाटी और मोहिनी वर्मा साथ है। नैना चौधरी ने उलझन में पलकें झपकाईं। और फिर वे तीनों स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कंचन मौलाशी ने अविश्वास से पूछा, वे साथ है? क्या तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हो रहा? दुखी नहीं? दुखी नहीं? नैना चौधरी इस बार समझ गया। उन दोनों लोगों का उसके साथ शायद किसी तरह का प्रेम या घृणा का रिश्ता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके कमरे में प्रवेश करते ही वे अचानक बात करना बंद कर दिए। दरअसल उन्हें डर था कि वह दुखी हो जाएगी। नैना चौधरी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि प्रेमी एक साथ मिलते हैं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यह तो कहना ही नहीं कि वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी चूंकि वे एक कपल थे, इसलिए उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। उस निरुत्साही प्रणाली ने कहा, अब तुम काफी खुले विचारों वाले हो गए हो। मैं खुले विचारों वाली कब बनी? नैना चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। उस बदतमीज दिमाग ने महसूस किया कि उसने राज खोल दिया है और तुरंत खुद को सुधार लिया। नहीं, 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 तुम हमेशा से खुले विचारों वाले रहे हो। बिल्कुल बुद्ध से। नैना चौधरी अवाक रह गई। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रही हो? नैना चौधरी ने और कुछ नहीं पूछा। उसने अपना बैग अलमारी पर टांगा और अपने लिए एक गिलास पानी भरा। मुड़कर देखा तो 3 जोड़ी निगाहें उसे घूर रही थीं। नैना चौधरी ने एक घूंट पानी पिया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? कंचन मौलाशी ने सबसे पहले बात की। उसने भारी स्वर में कहा, नैना चौधरी, क्या तुम सच में ठीक हो? नैना चौधरी ने कहा, मैं ठीक हूं। यामिनी गुप्ता ने कहा, वह आर्यन भाटी है। नैना चौधरी ने कहा, तो? ज्योति मौर्य ने कहा, वह तुम्हारा श्वेत चांदनी है। नैना चौधरी ने लगभग अपने मुंह में मौजूद पानी थूक दिया। सफेद चांदनी। नैना चौधरी ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उसने फैसला किया कि वह पहले अपने रूममेट से निपटेगी और फिर उस सिस्टम से और जानकारी मांगेगी। मैं सचमुच दुखी या उदास नहीं हूं। मेरी व्हाइट मूनलाइट को बहुत पहले ही बदल दिया गया था, नैना चौधरी ने कहा। वे तीनों स्तब्ध रह गए और एक साथ पूछा, उनकी जगह किसने ली? नैना चौधरी ने कहा, यह एक रहस्य है। कोई नहीं है, ना, ज्योति मौर्य ने कहा। नैना चौधरी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वे तीनों उसे काफी देर तक देखते रहे। यह देखकर कि उसमें उदासी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, वे सब अलग अलग हो गए और अपने अपने काम करने के लिए अपनी अपनी डेस्क पर लौट गए।
नैना चौधरी भी चाय का कप लेकर अपनी सीट पर वापस चली गई और उसने झटके से सिस्टम को सक्रिय किया। यह व्हाइट मूनलाइट कौन है? उस घटिया सिस्टम ने कहा। आर्यन भाटी, वित्त विभाग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। आप उसे श्वेत चांदनी की तरह मानते हैं, लेकिन वह आपको एक अतिरिक्त टायर की तरह मानता है। नैना चौधरी ने भौहें चढ़ाई। क्या यह जीता जागता बदमाश नहीं था? उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा। उसकी प्रेमिका, मोहिनी वर्मा, तुम्हारी ही तरह विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। उसने अरबी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और अगले सप्ताह होने वाली भाषण प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। आप दोनों प्रतिस्पर्धी हैं। अब विदेशी भाषा महाविद्यालय में सभी को पता चल गया है कि तुम आर्यन भाटी के लिए एक तरह से सहायक थे और तुम्हें निकाल दिया गया था। वे यह देखने के लिए उत्सुक है कि जब तुम और मोहिनी वर्मा एक साथ मंच साझा करोगे तो तुम कैसे मूर्ख साबित होगे। कायर मत बनो। पता चला कि कंचन मौलाशी ने जिस व्यक्ति का जिक्र कुछ दिन पहले किया था, वह मोहिनी वर्मा था। नैना चौधरी को इस बात का मोटा-मोटा अंदाजा था कि क्या हो रहा है। हालांकि अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति में प्रतियोगिता में भाग लेती तो उसे डर था कि हारने वाली वही होगी। लेकिन अगर वह प्रतियोगिता छोड़ देती तो उसका हंसी का पात्र बनना तय था। वह अपनी प्रतिष्ठा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसे पलटकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना पड़ा। क्या आर्यन भाटी बहुत सुंदर है? नैना चौधरी ने पूछा। उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा। उसके व्हाट्सएप मोमेंट्स में एक फोटो है। ओह! नैना चौधरी ने व्हाट्सएप खोला और आर्यन भाटी के मोमेंट्स देखे। उसने फोटो पर क्लिक किया और अवाक रह गई। बिल्कुल नहीं। क्या वह उसका श्वेत चांदनी हो सकता है? उसका स्वाद भी कुछ ऐसा ही था। नैना चौधरी ने गौर से देखा। दरअसल आर्यन भाटी बदसूरत नहीं था। उसके चेहरे की बनावट सामान्य थी, कद लंबा था और उसे साफ सुथरा और सौम्य माना जा सकता था। हालांकि योगेंद्र शर्मा जैसी चांद के समान सुंदर और पवित्र व्यक्ति को देखने के बाद उसने वास्तव में आर्यन भाटी को नीचा समझा। चाहे स्वभाव हो, रूपरंग हो या बुद्धि, योगेंद्र शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जो गैलगोशिया यूनिवर्सिटी में बाकी सभी को पछाव देती थी। वह योगेंद्र शर्मा को कैसे बदनाम कर सकती थी और आर्यन भाटी के लिए एक स्पेयर टायर बन सकती थी। नैना चौधरी असमंजस में थी। उस बेवकूफ सिस्टम ने कहा, बकवास। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसे इससे बेहतर कोई स्पष्टीकरण नहीं सूझा। एक लंबे और रोमांचक दिन के बाद नैना चौधरी रात को बहुत चैन से सोई। अगली सुबह उसे झटके से चलने वाले सिस्टम के मिशन नोटिफिकेशन से नींद से जगाया गया। नैना चौधरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने रजाई को गले लगाया और उठ बैठी। उसकी आंखें नींद से भरी थी और उसकी आवाज सुस्त थी। क्या तुम्हें अब भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची है? सुबह सुबह ही एक मिशन सौंपना। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, यह कल्याणकारी योजनाओं का वितरण कर रही है। इस मूर्ख को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किस तरह की गलतफहमी थी? नैना चौधरी ने जम्हाई ली। आज का मिशन क्या है? झटके से काम लेने वाली प्रणाली ने कहा, पहले लेट जाओ। क्यों? मुझे डर है कि आप खुशी से बेहोश हो जाएंगे। नैना चौधरी को लगा कि उसकी मानसिक शक्ति उतनी बुरी नहीं है। कह दो, मैं इसे संभाल सकता हूं। उस हटकेदार सिस्टम की आवाज हल्की थी। रोज का मिशन, योगेंद्र शर्मा को चूमना और उसकी छाती थपथपाना। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने अपनी मानसिक शक्ति का गलत अनुमान लगा लिया था। चुंबन चुंबन, सीने की धड़कन। वह सचमुच बेहोश होने वाली थी। डरा हुआ नैना चौधरी अवाक रह गई। उसने ऐसा दिखाया जिसे उसने पूछा ही न हो। नैना चौधरी ने अपना फोन और चाबियां ली, जूते बदले और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, तुम्हें कम से कम अपना मेकअप तो ठीक कर लेना चाहिए। कौन सा मेकअप? नैना चौधरी ने छात्रावास का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने मेकअप नहीं किया था। उस हटकेदार सिस्टम ने कहा, तो फिर अपना चेहरा धो लो। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम क्या कहना चाह रहे हो? आंकड़ों से पता चलता है
कि जो लड़कियां बाहर जाने से पहले अपने पहनावे को संवारती है, वे रोमांटिक मुलाकात की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकती है। नैना चौधरी अवाक रह गई। नैना चौधरी ने कहा, मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो मरने वाली है। मैं प्रेम प्रसंगों के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ? कृपया दिन भर रोमांटिक मुलाकातों के बारे में न सोचें। तुम एक बदतमीजी को सुधारने वाली प्रणाली हो, प्यार करने वाली प्रणाली नहीं। उस बदतमीज सिस्टम ने कहा, तुम्हारे पास कई नौकरियां हैं। हंसमुख चेहरा। हालांकि नैना चौधरी उस हथकेदार सिस्टम को देखकर अवाक रह गई थी, फिर भी उसने अपने फोन का फ्रंट कैमरा चालू किया और खुद को दर्पण में देखा। किसने कहा कि वह अभी रोमांटिक मुलाकातों की इच्छा नहीं रखती? उस निरुत्साही प्रणाली ने हंसते हुए कहा, तुम तो मरने वाले हो। फिर आईने में खुद को क्यों देख रहे हो? क्या मैं बदसूरत होकर नहीं मर सकता? ही है। नैना चौधरी फ्लैट जूतों में सीढ़ियों से नीचे उतरी और तुरंत ही उसने योगेंद्र शर्मा को थोड़ी दूर फीनिक्स वृक्ष के नीचे खड़े देखा। उसके हाथ हरे भूरे रंग की कैजुअल पैंट की जेबों में थे। उसकी आंखें निर्मल और चमकदार थी और वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था। वह किसी चित्र की तरह सुंदर था। नैना चौधरी खुद को रोक नहीं पाई और उसे कुछ और बार देखने लगी। जब उसने उसकी तरफ देखा तब जाकर उसे होश आया। क्या बात है? वह पास आकर बोली। योगेंद्र शर्मा ने अपना दाहिना हाथ अपनी पैंट की जेब से बाहर निकाला। उसकी उंगलियों के बीच एक कार्ड था। नैना चौधरी ने उसे अपना कैंपस कार्ड पहचान लिया। यह तुम्हारे हाथ में क्यों है? क्या मैंने इसे अभी अभी अपने साथ नहीं लिया था? उसने मन ही मन बुदबुदाया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, यह तो पप मशीन पर है। नैना चौधरी ने सहमति में सिर हिलाया। आप मुझे कार्ड देने आए हैं? योगेंद्र शर्मा ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को कुछ देर तक घूर कर देखा। हाँ, धन्यवाद। नैना चौधरी ने कार्ड ले लिया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, आपका स्वागत है। और तब बातचीत समाप्त हो गई। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। योगेंद्र शर्मा मुड़ी और जाने ही वाली थी। अरे, नैना चौधरी ने जल्दी से उसे रोका और यह जानने की कोशिश की कि उसे क्या पसंद आया। आज तुमने मेरी कई बार मदद की। धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उसका स्वर पानी की तरह शांत था। तुम पहले ही मुझे धन्यवाद दे चुकी हो। क्या उसने उसे कई बार धन्यवाद कहने की अनुमति नहीं दी? नैना चौधरी ने अपना सिर नीचे झुकाया और मुंह फुला लिया। योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी की नज़ाकत भरी छोटी छोटी हरकतों को देखा। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नैना चौधरी को डर था कि योगेंद्र शर्मा फिर से कहेगी, तुम पहले ही धन्यवाद दे चुकी हो, इसलिए उसने आगे कहा, मैं आपको सामग्री से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है? योगेंद्र शर्मा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने कहा था कि यह आवश्यक नहीं है। यह सुबह की बात है। नैना चौधरी ने कहा, आपने दोपहर के भोजन का भुगतान किया था, मुझे भी इस एहसान का बदला चुकाना होगा, अन्यथा मेरा अंतरात्मा विचलित हो जाएगा। योगेंद्र शर्मा को समझ नहीं आया कि नैना चौधरी क्या करना चाहती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। अगर तुम इसे लौटाना चाहती हो तो लौटा दो। वह मान गई। यह बहुत अच्छा है। नैना चौधरी की आंखों में हैरानी थी। उसने योगेंद्र शर्मा को ऐसे देखा मानो वह उसका रक्षक हो। तुम्हें क्या पसंद है? अगर आप इसे लौटाना चाहते हैं। योगेंद्र शर्मा ने बहुत धीरे धीरे कहा, पैसे लौटा दीजिए। पैसा वापस करो। नैना चौधरी ने बार बार अपनी आंखें झपकाईं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि योगेंद्र शर्मा उसे चिढ़ा नहीं रही है, उसने करवाट और उदासी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। योगेंद्र शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। उसके लाल होंठ और सफेद दांत, जो फूल की तरह सुंदर थे, पल भर में बिखर गए। योगेंद्र शर्मा की आंखों में असीम निराशा और उदासी थी।
उसकी निराशा और उदासी का कारण स्वाभाविक रूप से यही था कि उसे बार बार उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वह उसे उपहार देना चाहती थी। योगेंद्र शर्मा ने चुपचाप सामने वाले व्यक्ति को कुछ पल देखा। अंत में वह उसे उदास नहीं देख सका, इसलिए उसने लाचारी से आ भरी, तुम मुझे उपहार क्यों देना चाहती हो? नैना चौधरी ने सच कहा, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। इस वाक्य ने योगेंद्र शर्मा के दिल में कई दिनों से जमा अवसाद को सफलतापूर्वक दूर कर दिया, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, तुम मुझे खुश क्यों करना चाहते हो? क्यों? बेशक यह कार्य को पूरा करने के लिए ही था, लेकिन नैना चौधरी ऐसा नहीं कह सकी। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा कहा तो योगेंद्र शर्मा उसे पागल समझेगी। आखिरकार कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि सिस्टम को बांधने जैसी कोई चीज वास्तविक जीवन में हो सकती है। नैना चौधरी ने अपेक्षाकृत विश्वसनीय कारण बताया, मुझे लगता है कि आज आपका मूड खराब है। योगेंद्र शर्मा की काली आंखें थोड़ी हिलीं। तो क्या आप जानते हैं कि मेरा मूड खराब क्यों है? क्यों? नैना चौधरी ने अपना सिर उठाया। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक उसे घूरते हुए कहा, पिछली बार अध्ययन कक्ष में जो कुछ हुआ था, तुम उसे अनदेखा क्यों करना चाहती हो? उसने फिर से उस बात का जिक्र क्यों किया? नैना चौधरी के गालों पर संदेह भरी लाली छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को दोषी ठहराओ। वह यह भी नहीं चाहती थी कि रिश्ता और जटिल हो जाए। यह सुनकर योगेंद्र शर्मा स्तब्ध रह गया। उस दिन उसे खुद पर बहुत पछतावा हुआ। उसे डर था कि कहीं वह उसे डरा न दे, इसलिए उसने तुरंत व्हाट्सएप पर माफी मांगने के लिए मैसेज भेजा। हालांकि उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने गलती से सोचा कि वह उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है, इसलिए वह कई दिनों तक उदास रहा। तो क्या सच में उसके मन में ऐसा विचार आया था? उसे डर था कि वह खुद को दोषी ठहराएगा, इसलिए उसने परवाह न करने का नाटक किया। इस एहसास ने योगेंद्र शर्मा के दिल में बची आखिरी उदासी को पल भर में गायब कर दिया और उसकी जगह मिठास की एक निरंतर धारा बह निकली। उसने अपने सीने में उमड़ रहे आनंद को रोकने की कोशिश की और नैना चौधरी से पुष्टि की, तुम्हें डर था कि मैं खुद को दोषी ठहराऊंगा, इसलिए तुमने परवाह न करने का नाटक किया। इस तरह के शब्द, यह काफी था कि वह इसे अपने दिल में समाया गया था। उसने इसे जोर से क्यों कहा? नैना चौधरी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे डर था कि योगेंद्र शर्मा पर अभी भी कोई मनोवैज्ञानिक बोझ है, इसलिए उसने एक अनुभवी व्यक्ति होने का नाटक किया। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी चूमा नहीं है, तिल का तार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले कभी चूमा नहीं है। योगेंद्र शर्मा को एक दृश्य याद आया और उसकी गर्दन की हड्डी तन गई। तो फिर हम मान ले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, नैना चौधरी ने जोर से सिर हिलाया। अगर तुमने आज इसका जिक्र नहीं किया होता, तो मैं लगभग भूल ही गई होती। योगेंद्र शर्मा की नजर अपने सामने खड़ी शर्मीली सी लड़की के चेहरे पर आई लाली पर पड़ी और उसने उसके अभिनय में सहयोग किया। मुझे लगता है तुम भूल गई हो। यह बात थोड़ी व्यंग्यात्मक क्यों लग रही है? भूल जाओ। मेरे पास अभी इन छोटी मोटी बातों की परवाह करने का समय नहीं है। नैना चौधरी ने विषय बदलते हुए कहा, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। आप इतने उदास क्यों हैं? आपको गलत महसूस हो रहा है। मैं अच्छे मूड में हूँ। योगेंद्र शर्मा ने यह कहते हुए अपने होठों के कोने ऊपर उठा लिए। नैना चौधरी उसे निहारती रही। उसे सचमुच उसके चेहरे पर वसंत की एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो हमेशा ठंडा और उदासीन रहता था। उसकी आंखें इतनी कोमल थी कि लोगों का दिल पिघल सकता था। जब उनकी निगाहें मिली, तो नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने उसे फिर से कहते सुना, तुमने अभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है। नैना चौधरी ने सिर हिलाया। योगेंद्र शर्मा ने कहा, मैं ज्यादा नखरे नहीं करती। मतलब, तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो? नैना चौधरी दुविधा में थी। तुम्हें मुझे एक सीमा बतानी होगी।
योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर सोचा और फिर 3 शब्द कहे, तुम मुझे एक उपहार दो। नैना चौधरी दंग रह गई और फिर उसे बात समझ में आ गई। उसे जो चीजें पसंद थी, उनकी रेंज यह थी कि आप मुझे एक उपहार दे। इसके अलावा उसे और कुछ भी पसंद नहीं था। नैना चौधरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तो फिर मैं वही करूंगी जो मुझे उचित लगेगा। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। हवा का एक झोंका आया और चमकीले लाल रंग के फीनिक्स फूल जमीन पर गिर पड़े। नैना चौधरी ने अपनी निगाहें हटा लीं। मैं वापस जा रही हूँ। रुको, योगेंद्र शर्मा अचानक पास आ गई। नैना चौधरी के दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी और उसके गले से एक कांपती हुई आवाज निकली, हम। अगले ही पल उसे अपने सिर के ऊपरी हिस्से में झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसके गाल फिर से गर्म होने लगे। मेरे सिर पर कुछ है, योगेंद्र शर्मा ने कहा और उसके हाथ में फीनिक्स फूल की एक पंखुड़ी प्रकट हो गई। बाद में पता चला कि वह उसके सिर पर गिरी पंखुड़ियां साफ करने में उसकी मदद कर रहा था। नैना चौधरी ने अपने धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने ऊपर देखा और शर्माते हुए मुस्कुराई, मैं वापस जाकर थोड़ी देर सो जाऊंगी। शुभ दो। योगेंद्र शर्मा वही खड़ा रहा और नैना चौधरी को जाते हुए देखता रहा। जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी फीनिक्स फूल की पंखुड़ी को देखा और उसके होठों के कोने से लेकर भौहों तक एक गहरी मुस्कान फैल गई। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी को नींद नहीं आई। वह उठी और उपहार बनाने के लिए सामग्री ढूंढने के लिए अपनी दराजों में छानबीन करने लगी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, बस एक कागज का हवाई जहाज बना लो, आप मुझे जो भी देंगे, योगेंद्र शर्मा को वह पसंद आएगा। लेकिन आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते। इसमें क्या खराबी है? उस बेकार सिस्टम ने बड़े ही दिखावे से कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मिशन को पूरा करना है। वह वास्तव में केवल मिशन पूरा करना चाहती थी, लेकिन अब वह इसका कारण नहीं बता सकती थी, लेकिन वह योगेंद्र शर्मा को एक सार्थक उपहार देना चाहती थी, शायद उसकी गलती सुधारने के लिए। आखिरकार उसने ही तो उसे निराश किया था, जो इतना परिपूर्ण था। नैना चौधरी ने अपने विचारों को समेटा और दराज में चीनी मिट्टी के मोतियों की एक माला पाई। कुल 4 मोती थे, और जब उन्हें एक साथ पहा गया, तो उनका अर्थ था नदियों और समुद्रों का शांतिपूर्ण पर्व, यानी दुनिया में शांति। यह चोरी रोधी स्टाम्प है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको नवीनतम अध्याय दिखाई देगा। उस पर पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का आरोप लग चुका था, इसलिए वह अब और गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती थी। उस बेकार सिस्टम ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूँ, आप अब भी अपनी ईमानदारी की इतनी परवाह क्यों करते हैं? एक दूसरे को जानते हैं। क्या यह परोक्ष रूप से नैतिक अखंडता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था? नैना चौधरी ने आज सुनी गई महान उपलब्धियों के बारे में सोचा। वह इसका खंडन नहीं कर सकी। योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में सोचते हुए नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और व्हाट्सएप खोलने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाई। उसने संदेश लिखना शुरू किया। योगेंद्र शर्मा, आज रात चांद बहुत खूबसूरत है, चलिए साथ मिलकर चांद की सुंदरता का आनंद ले। नहीं, नहीं, यह बहुत सीधा था। अस्वीकार होना आसान था। इसे डिलीट करें और फिर से शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा। चलिए। यह अभी भी बहुत सीधा था। योगेंद्र शर्मा, क्या आपको चांद देखना अच्छा लगता है? आपने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मुझे चांद देखना पसंद है? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था मानो इस बेतुके मिशन के कारण उसे जबरदस्ती मंदबुद्धि बनाया जा रहा हो। वैसे तो उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका IQ कम नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसके पिता के शब्दों में,
उसके मन में कोई सपने या लक्ष्य नहीं थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसे कोई सपने नहीं आते थे? सपने न देखना भी एक तरह का सपना ही था। नैना चौधरी अपने फोन पर लगातार डिलीट और लिखती रहती थी। उसे कोई ऐसा नरम शब्द नहीं मिला जिससे बात आसानी से सुलझ जाए। अंत में उसने अपना फोन मेज पर पटक दिया और कोई संदेश नहीं भेजा। उसी समय दूसरी ओर योगेंद्र शर्मा नैना चौधरी के साथ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस को ध्यान से देख रही थी। दूसरी पार्टी टाइप कर रही है, ये आखिरी कुछ शब्द गायब हो जाने के काफी देर बाद उसने अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और चित्र बनाना जारी रखा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था और बोलते समय भी उनके हाथ लगातार चित्र बनाते रहे। उनकी नजरें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी हुई थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हैं। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। योगेंद्र शर्मा को अपने साथ बातें करते देख वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन पोस्ट नहीं किया? सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया, फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी मां से पैसे मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा ने लंबे मौन के साथ अपना रुख व्यक्त किया। उन्होंने संक्षिप्त बातचीत को एक तरफा समाप्त कर दिया। सूरज कुमार, क्या उसने कुछ गलत कहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं? सूरज कुमार ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। अचानक उसके मन में एक विचार आया, एक और संभावना है। योगेंद्र शर्मा का ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो बात कुछ इस तरह थी। क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंध गई और उसने ड्राइंग बोर्ड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसे डेट पर ले जाने के लिए मना लूंगा। हूँ? सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? तुम किसे डेट पर ले जाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा ने जवाब नहीं दिया और आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए पलटकर पूछा, आज आपका मूड अच्छा है, ना? सूरज कुमार ने अपना सिर झुकाया और काफी देर तक योगेंद्र शर्मा को देखता रहा। उसे कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, और कौन हो सकता है? कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की। कैंपस की खूबसूरत लड़की? योगेंद्र शर्मा ने अपना सिर झुकाया। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से सूरज कुमार थोड़ा भयभीत हो गया था। उसे हमेशा से ही उन शांत दिखने वाली आंखों में एक घातक आभा महसूस होती थी। उसने घबराकर निगलते हुए कहा, वह पूर्व कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पूर्व वाला। योगेंद्र शर्मा ने अपनी निगाहें हटा लीं। सूरज कुमार ने फिर कहा, मोहिनी वर्मा, ओटाकू देवी। वर्तमान में कॉलेज की सबसे लोकप्रिय छात्रा की तरह वह भी विदेशी भाषा महाविद्यालय से है। योगेंद्र शर्मा ने उदासीनता से कहा, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। सूरज कुमार, पिछले महीने वह आप पर गिर गई थी। ओह नहीं, वह आपके बगल में गिर गई थी। सूरज कुमार को उस दिन मोहिनी वर्मा के सीमेंट के फर्श पर गिरने का दृश्य याद आ गया। उफ, उसे देखना ही दर्दनाक था। मैंने सुना है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। सूरज कुमार ने असीम दया के साथ आ भरी और फिर मानो उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट किया गया हो वैसे ही कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अभी भी हमारे साथ है। योगेंद्र, तुम और मेहनत करो और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की भाभी को हमारे लिए वापस लाने की कोशिश करो। पाना। योगेंद्र शर्मा ने नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। नैना चौधरी ने पूरे 1 घंटे तक दिमाग खपाया। आखिरकार योगेंद्र शर्मा की क्लास खत्म होने से पहले उसे दोनों पक्षों का सर्वोत्तम लाभ उठाने का एक बेहतरीन तरीका सुझा गया।
नैना चौधरी, इस बार मिशन है योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में 30 मिनट टहलना, लेकिन यह जरूरी नहीं कि टहलना एक डेट हो। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य चाहे जो भी हो, बस मुझे योगेंद्र शर्मा के साथ चांदनी रात में आधा घंटा टहलना है, मिशन पूरा हो जाएगा, ना। आहा। उच्च बुद्धि वाली लड़की को बेवकूफ बनाना वाकई बहुत मुश्किल था। उस झटकेदार प्रणाली ने कहा, तुम्हें फिर भी उसकी बाहों में गिरना होगा। वह सरल है। नैना चौधरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मुझ जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की का सड़क पर गिर जाना स्वाभाविक है। झटके लगने की प्रणाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेसिस अस्थिर है, ना। नैना चौधरी ने झटके वाली प्रणाली से पुष्टि करने के बाद कि उसकी समझ सही थी, अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसने अपने बैग में कुछ पेशेवर किताबें भी भर लीं। रात के समय भी शिक्षण भवन में तेज रोशनी थी। नैना चौधरी वास्तुकला विभाग के शिक्षण भवन के बगल में एक बड़े पेड़ के पीछे इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। 8 बजने का समय नजदीक आता जा रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़की, तुम योगेंद्र शर्मा का पीछा करने की योजना तो नहीं बना रही हो ना? उस बदतमीज सिस्टम ने पूछा। उसे सचमुच आर पार देखा जा सकता था। नैना चौधरी ने बस इतना कहा, हाँ, मैं आधे घंटे तक उसका पीछा करूंगी, फिर नाटक कर उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। यह कहने के बाद नैना चौधरी ने उस बदतमीज सिस्टम पर मुस्कुराते हुए तारीफ मांगते हुए कहा, क्या यह योजना त्रुटिहीन नहीं है? क्या आप बेवकूफ है? उस निर्दयी सिस्टम ने निर्दयतापूर्वक उस मासूम लड़की के सपने को चकनाचूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि योगेंद्र शर्मा की लंबाई कितनी है? नैना चौधरी ने कहा, मुझे नहीं पता, इसका मेरे उसके पीछे चलने से क्या संबंध है? सिस्टम ने कहा, वह 1.88 मीटर लंबा है, सोचो उसके पैर कितने लंबे हैं। पता चला कि योगेंद्र शर्मा बहुत लंबी थी। नहीं, मुद्दा यह नहीं था। नैना चौधरी ने अपने दिल में पनपे प्यार के बीज को कुचलते हुए पूछा, तो फिर क्या? सिस्टम ने अचानक पूछा, छात्रावास भवन से यहां तक पैदल आने में आपको कितना समय लगा? नैना चौधरी ने कहा, मैंने इसका हिसाब नहीं रखा, मुझे लगता है कि यह 20 मिनट से भी कम था। तो फिर अनुमान लगाइए कि योगेंद्र शर्मा को अपने लंबे पैरों से यहां से वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट से भी कम। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, नैना चौधरी को झटके से हरकत करने की बात समझ आ गई। योगेंद्र शर्मा को छात्रावास तक वापस पैदल जाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि वह ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक ही उसके पीछे पीछे चल सकती थी और कार्य की आवश्यकता थी 30 मिनट तक चलना। इसलिए उसका पीछा करना कोई विकल्प नहीं था। नैना चौधरी की योजना विफल हो गई और वह एक बार फिर निराश हो गई। उस झटकेदार प्रणाली ने कहा, संघर्ष करना बंद करो, लड़की, आज रात अंधेरी और तूफानी है, चलो मिलते हैं। यह एक अंधेरी और तूफानी रात है और आप एक हॉरर फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। नैना चौधरी ने उस झटकेदार सिस्टम पर अपनी आंखें घुमाईं। योगेंद्र शर्मा को रोकने और उससे टकराने का नाटक करने की संभावना के बारे में सोचते हुए उसने दरवाजे की हलचल पर ध्यान दिया। 8 बज चुके थे और दरवाजा वास्तुकला विभाग के छात्रों से भरा हुआ था। नैना चौधरी काफी देर तक पैर के पीछे छिपी रही, लेकिन उसे योगेंद्र शर्मा दिखाई नहीं दी। दरवाजे पर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती देख उसका दिल और भी ठंडा होता चला गया। खत्म हो गया। जब योगेंद्र शर्मा उस बदतमीज सिस्टम से बात कर रही थी, तब तक वह शायद वहां से जा चुकी थी। जब तक दरवाजे पर कोई नहीं दिखा, नैना चौधरी का दिल ठंडा पड़ गया। उसने हताशा में आह भरी और पीछे मुड़ी। तभी उसे अथाह काली आंखें दिखाई दी। क्या? नैना चौधरी इतनी हैरान हुई कि वह एक कदम पीछे हट गई और उसके मन में उठ रहे संदेह ने उसे झकझोर कर कहा, तुम गए नहीं? ओ नहीं, उसका भेद खुल गया। नैना चौधरी ने झट से अपने शब्द बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है, आप यहाँ क्यों रहे? बस यूं ही गुजर रहा था।
योगेंद्र शर्मा ने ऊपर से नैना चौधरी की ओर देखा और उसका भाव उदासीन था। मुझे लगता है तुम भी गुजर ही रही थी। आह, ओह, हाँ, बस ऐसे ही गुजर रही थी। नैना चौधरी को चिंता थी कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने बनावटी मीठी मुस्कान बिखेरी और गंभीर लहजे में बेतुकी बातें करने लगी। मैं अभी पुस्तकालय से निकली हूँ और यहाँ से गुजर रही थी। मुझे लगा कि यह पेड़ बहुत खास है, इसलिए मैं इसे कुछ देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गंभीरता से पेड़ के तने को छुआ भी। योगेंद्र शर्मा ने उसकी सलाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब मुझे कोई खास चीज दिखती है तो मैं उसे कुछ और बार भी देखती हूँ। जब वह बोल रहा था, उसकी काली आंखें नैना चौधरी पर टिकी हुई थी। नैना चौधरी उसकी घूरती निगाहों से घबरा गई। उसे लगा कि वह जानबूझकर विशेष शब्द के बाद कुछ छोड़ रहा है। क्या तुम छात्रावास वापस जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा ने फिर पूछा। नैना चौधरी को होश आया और उसने कहा, जल्दी कोई बात नहीं है। उसकी उससे संयोगवश मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि वापस जाने से पहले उसे अपना काम पूरा करना ही था। आपका क्या ख्याल है? नैना चौधरी ने पूछा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपने गालों पर हल्की गर्मी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये कचरा निपटान प्रणाली के प्रभाव के कारण था या नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कह रही हो, क्या तुम डेट पर जा रहे हो? योगेंद्र शर्मा की निगाहें नैना चौधरी पर टिकी हुई थीं। जाहिर है, उसने उसकी आंखों में झलकती शर्म, गालों की लाली और नम आंखों की घनी पलकों को देख लिया था। वह अविश्वसनीय रूप से प्यारी थी। यह पहली बार नहीं था जब योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी को इतने करीब से देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इतना बेईमान था। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, योगेंद्र शर्मा ने कहा। जब नैना चौधरी ने सुना कि योगेंद्र शर्मा को वापस जाने की जल्दी नहीं है, तो उसने तुरंत सुझाव दिया, तो आप कुसुम सरोवर के किनारे टहलने जा सकते हैं। मुझे लगता है। इस बार योगेंद्र शर्मा अपनी आंखों में छिपी खुशी को छुपा नहीं सका। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। तुम भी वहां घूमने जाना चाहते हो? नैना चौधरी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि योगेंद्र शर्मा उसके मन की बात जान लेता है। नैना चौधरी ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह टहलने के लिए एकदम सही जगह है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। चूंकि यह रास्ते में ही है, तो क्यों न हम साथ चले? नैना चौधरी ने फिर कहा। योगेंद्र शर्मा ने हाँ या ना नहीं कहा। उसने नैना चौधरी को कृपया वाली नजर से देखा। यह देखकर नैना चौधरी लगभग उछल पड़ी। कुसुम सरोवर की ओर धीरे धीरे चलते हुए उसने फोन देखने का नाटक किया और चुपचाप समय नोट कर लिया। 8:15 बज रहे थे। कुसुम सरोवर वास्तुकला विभाग के शिक्षण क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। आमतौर पर वे पैदल चलकर 5 या 6 मिनट में वहां पहुंच जाते थे। आज रात नैना चौधरी 10 मिनट से अधिक समय तक चली। चूंकि नैना चौधरी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए योगेंद्र शर्मा को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी गति न्यूनतम कर ली और नैना चौधरी की गति से ताल मिला ली। कुसुम सरोवर गैलगोशिया यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत जगह थी और यह युवा जोड़ों के मिलने की भी एक जगह थी। जैसे ही उन्होंने झील के किनारे वाले रास्ते पर कदम रखा, उन्हें 3-4 जोड़े मिले। शायद आज रात चांदनी इतनी खूबसूरत थी, या शायद सड़क पर बहुत सारे जोड़े थे। समय बीतने के साथ नैना चौधरी को लगा कि उसके और योगेंद्र शर्मा के बीच का माहौल और भी अस्पष्ट होता जा रहा है। यह लगभग चरम पर पहुंच रहा था और उसका चेहरा अजीब तरह से हल्का गर्म हो रहा था। अच्छा, नैना चौधरी को लगा कि माहौल को हल्का करने के लिए उसे कुछ कहना चाहिए। क्या वास्तुकला विभाग में आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता है? योगेंद्र शर्मा ने कहा, वास्तव में नहीं। कितना संक्षिप्त और व्यापक उत्तर है। नैना चौधरी ने फिर पूछा, क्या आपको आमतौर पर बहुत सारा होमवर्क मिलता है? जरूरी नहीं। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कठिन होते हैं? मुश्किल नहीं है। नैना चौधरी को बात करने के लिए
कोई विषय नहीं मिल रहा था। सौभाग्यवश उसके चेहरे का तापमान थोड़ा कम हो गया था। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि लगभग आधा घंटा बीत चुका होगा, इसलिए उसने गोता लगाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए गहरी सांस ली और फिर मन ही मन कहा, 1, 2, 3। आह! नैना चौधरी चीखी। फिर उसने अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को दाईं ओर दबाया, अपने दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ा और उसका पूरा शरीर दाईं ओर गिर गया। अगर नैना चौधरी के अभिनय का वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह होगा अटपटा। हालांकि उसका अभिनय कितना भी अटपटा क्यों न हो, ऐसे लोग भी थे जो उसके साथ सहयोग करने को तैयार थे। उदाहरण के लिए योगेंद्र शर्मा। जब एक खूबसूरत लड़की ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया तो वह उसे गले लगाए बिना कैसे रह सकता था। योगेंद्र शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी लंबी भुजाएं हिलाई और हवा में झूल रहे व्यक्ति की कमर पकड़ ली। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थी और वह चिंतित दिख रहा था। क्या तुम्हारा तखना मुड़ गया है? उनकी अभिनय क्षमता नैना चौधरी से कहीं बेहतर थी। हालांकि नैना चौधरी की अभिनय क्षमता कमजोर थी, फिर भी वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह योगेंद्र शर्मा को हैरानी से देखती रही और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में अनायास ही कई शब्द उभर आए। एक सुरुचिपूर्ण सज्जन जो जेठ की तरह कोमल थे। योगेंद्र शर्मा एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ खड़े रहकर और एक शब्द भी न बोलकर किसी लड़की के दिल को धड़का सकती थी। मानो समय थम सा गया था। न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को देखते रहने के बाद नैना चौधरी को अचानक योगेंद्र शर्मा की गहरी आंखों में हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह होश में आ गई। फिर वह झिझकते हुए योगेंद्र शर्मा के आलिंगन से पीछे हट गई और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका स्वागत है, योगेंद्र शर्मा ने मन ही मन कहा। मुझे भी खुशी हुई। नैना चौधरी को महसूस हुआ कि उसके गाल अभी भी थोड़े गर्म है। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने चेहरे पर दबाया और मन ही मन पूछा, मिशन पूरा हुआ कि घोषणा क्यों नहीं की गई? सिस्टम ने जवाब दिया, क्योंकि मिशन पूरा नहीं हुआ था। नैना चौधरी ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जत्थेदार प्रणाली ने कहा, मिशन की आवश्यकता योगेंद्र शर्मा के आलिंगन में गिरना है। अभी अभी किए गए छलकटों के पूरे सेट को केवल उसकी बाह में गिरने के समान ही माना जा सकता है। नैना चौधरी अवाक रह गई। जत्थेदार सिस्टम ने कहा, याद दिलाना, अपने सीने के करीब रहो। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसे दोस्ती का कोई एहसास ही नहीं था। समस्या यह थी कि वह योगेंद्र शर्मा को तार्किक तरीके से डेट पर जाने के लिए कैसे कह सकती थी, और ऐसा कैसे हो सकता था कि योगेंद्र शर्मा उसे गलत न समझे। उसने पहले ही उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का दोष अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए वह अब और गैर जिम्मेदार और नखरे वाली नहीं हो सकती थी। उस हत्केदार सिस्टम ने कहा, मैं अपनी जान गंवाने वाला हूं, आप अब भी अपनी ईमानदारी की इतनी परवाह क्यों करते हैं? चूंकि आप पहले से ही निराशाजनक स्थिति में है, तो चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं। क्या यह परोक्ष रूप से नैतिक अखंडता की कमी के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था? नैना चौधरी ने आज सुनी गई शानदार उपलब्धियों के बारे में सोचा। वह वास्तव में उनका खंडन नहीं कर सकती थी। योगेंद्र शर्मा को डेट पर ले जाने के बारे में सोचते हुए नैना चौधरी ने अपना फोन उठाया और कुछ देर हिचकिचाने के बाद व्हाट्सएप खोला और मैसेज लिखना शुरू किया। सहपाठी योगेंद्र शर्मा, आज रात चांद बहुत सुंदर है। चलो साथ में चांद निहारते हैं। नहीं, नहीं, यह बहुत सीधा तरीका था और इसे आसानी से अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसे डिलीट करके दोबारा शुरू करें। योगेंद्र शर्मा, मैंने सुना है कि आज रात चांद बहुत बड़ा है, चलो साथ चलते हैं। फिर भी बहुत सीधा है। योगेंद्र शर्मा, क्या तुम्हें चांद देखना अच्छा लगता है? क्या बिना किसी कारण के मुझसे यह पूछना गलत है कि क्या मुझे चांद देखना अच्छा लगता है? नैना चौधरी को ऐसा लग रहा था कि इस बेतुके मिशन की वजह से वह मंदबुद्धि हो जाएगी। वैसे तो उसके अंक कम थे,
लेकिन उसकी बुद्धि कम नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। उसके पिता के शब्दों में, उसके कोई सपने नहीं थे और नहीं कोई लक्ष्य थे। नैना चौधरी को लगा कि उसके पिता के शब्द बहुत ही कठोर थे। वह यह कैसे कह सकता था कि उसकी कोई रुचियां नहीं थीं? कोई लक्ष्य न होना भी एक तरह का लक्ष्य था। नैना चौधरी ने अपना फोन पकड़ा और बार बार मैसेज डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ऐसा नरम शब्द नहीं सूझा जिससे मैसेज डिलीट हो सके। अंत में उसने निराश होकर अपना फोन मेज पर पटक दिया और मैसेज भेजना बंद कर दिया। उसी समय दूसरी ओर योगेंद्र शर्मा नैना चौधरी के साथ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस को ध्यान से देख रहा था। वह टाइप कर रही है कि आखिरी कुछ शब्द गायब होते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन लॉक कर दी और ड्राइंग जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपने बगल में बैठी सूरज कुमार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें आप संदेश लिखेंगे लेकिन उसे भेजेंगे नहीं? योगेंद्र शर्मा का लहजा काफी अनौपचारिक था। बोलते समय भी उनका हाथ लगातार चित्र बनाता रहा और उनकी निगाहें ड्राइंग बोर्ड पर टिकी रही, जिससे लोगों को ऐसा लगा कि वह बिना किसी उद्देश्य के बस बातचीत करना चाहते हैं। सूरज कुमार एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार बोलता रहता था। योगेंद्र शर्मा को अपने साथ बातें करते देख वह तुरंत उत्साहित हो गया। आपने इसे लिखा तो सही लेकिन भेजा नहीं? सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के सवाल को दोहराया, फिर हंसते हुए कहा, जब मैं अपनी मां से पैसे मांगना चाहती हूं तो मुझे डर लगता है कि वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। योगेंद्र शर्मा ने लंबे मौन के साथ अपना रुख व्यक्त किया। उसने एक तरफा रूप से इस बातचीत को समाप्त कर दिया। सूरज कुमार कुछ गलत बोला? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं? सूरज कुमार ने अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक और स्थिति है। योगेंद्र शर्मा के हाथ में मौजूद ब्रश एक पल के लिए रुक गया। सूरज कुमार ने कहा, जब मैं किसी लड़की को डेट पर ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो बस यही था। क्या उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ? योगेंद्र शर्मा के दिल में थोड़ी सी मिठास कौंध गई और उसने ड्राइंग बोर्ड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं कर सकता हूँ। सूरज कुमार को ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुमने क्या कहा? यह चोरी रोधी स्टाम्प है। सदस्यता लेने पर नवीनतम अध्याय देखने के लिए अध्याय रिफ्रेश हो जाता है। नैना चौधरी, आपने जो सामग्री पोस्ट की है उसे देखे। अगर मैंने यह किसी और के साथ किया होता तो ठीक होता, लेकिन यह योगेंद्र शर्मा के साथ ही होना था, जिसे मैंने एक बार त्याग दिया था। मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए वापस जा रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का व्यवहार बहुत ही घटिया है? कचरा निपटान प्रणाली ने निष्क्रिय होने का नाटक करना चुना। मैं यह मिशन स्वीकार नहीं करता। नैना चौधरी ने अपने नैतिक मूल्यों का बचाव करते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मृत्यु से कितना डरते हो? उस नीच व्यवस्था ने घमंड से कहा। छोटी लड़की, वह इतनी कम उम्र में ही इतना निराशावादी था। यह अनुचित है। नैना चौधरी ने सीधे सीधे जवाब दिया, क्या इतनी कम उम्र की लड़की के लिए किसी लड़के को यूं ही चूमना उचित है? सिस्टम ने जवाब दिया, लड़कों को यूं ही चूमना उचित नहीं है। इसलिए मैं आपको योजना बनाने के लिए 1 घंटा दूंगा। नैना चौधरी अवाक रह गई। तो क्या हुआ अगर यह पूर्व नियोजित था? रुको, लगता है उसने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है। नैना चौधरी ने अपनी आंखें खोली। 1 घंटा से तुम्हारा क्या मतलब था? सिस्टम ने जवाब दिया, यह बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके पास 58 मिनट और 32 सेकंड बचे हैं। 31 सेकंड, 30 सेकंड। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम मुझे घबरा रहे हो। नैना चौधरी को फिर भी मृत्यु से डर लगता था। वह अनिच्छा से बिस्तर से उठी और बोली, आज सिर्फ 1 घंटा ही क्यों है?
आपने कल मुझे रैंडम क्वेस्ट के लिए 4 घंटे से अधिक का समय दिया था। मेजबान को मिशन को पूरा करने के लिए दिया गया समय मिशन की कठिनाई के अनुपात में होता है। कार्य जितना कठिन होगा, जितना अधिक समय होगा। आज का मिशन सरल था। 1 घंटे में आप दर्जनों बार चुंबन कर सकते हैं। दर्जनों बार। क्या आपको लगता है कि आप अपनी ही उंगलियों को चूम रहे हैं? नैना चौधरी ने मन ही मन इस घटिया व्यवस्था को 10,000 बार कोसा। वह बिस्तर से उठी और अपने बालों को जुड़ा बनाने के लिए एक रबर बैंड ढूंढा। बाथरूम की ओर जाते हुए उसने निराशा में कहा, अभी तो सिर्फ 6 बजे है। योगेंद्र शर्मा शायद अभी तक उठी नहीं होगी। शायद आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। सिस्टम ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने आपके लिए इसकी गणना कर ली है। नहीं पड़ेगी। आपने गणना करने के लिए किसका उपयोग किया? बड़ा डेटा। क्या बिग डेटा का इस्तेमाल भविष्य बताने के लिए किया जा सकता है? उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि कचरा निपटान प्रणाली बकवास कर रही थी। नैना चौधरी ने आ भरी। उसने दांत साफ करते हुए आगे की कार्रवाई के बारे में सोचना शुरू किया। चेस्ट हम्प का संचालन आसान था। तथाकथित सीने पर लगने वाली थपथपा वास्तव में दीवार पर लगने वाली थपथपा के समान थी। हालांकि बाद वाला हिस्सा दीवार से धड़ाम से टकराया। पहले वाली झरकन सीने में हुई थी। उसे बस योगेंद्र शर्मा की छाती पर थपथपाने का मौका चाहिए था। यह कार्रवाई पूरी हो गई है। जहां तक चुंबन की बात है, नैना चौधरी को एक शानदार विचार आया। मिशन की शर्त योगेंद्र शर्मा को चूमना है। यह योगेंद्र शर्मा के होठों को चूमना नहीं था। क्या मैं सही हूं? कचरा निपटान प्रणाली इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहती थी। नैना चौधरी ने कहा, इसलिए शरीर के अन्य हिस्सों को चूमना भी मिशन पूरा करने के रूप में गिना जाता है। वास्तव में वह घटिया सिस्टम बेद अनिच्छुक था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ 100 मिलियन का नुकसान हो गया हो। नैना चौधरी बेद खुश थी। उसने तुरंत योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, क्या तुम जाग रही हो? जब योगेंद्र शर्मा को नैना चौधरी का व्हाट्सएप संदेश मिला, तब वह अपनी सुबह की दौड़ पूरी करके छात्रावास लौटने ही वाली थी। संदेश भेजने वाले का नाम देखते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत हाँ लिखकर जवाब दिया। नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा से तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने मुंह में टूथब्रश पकड़े हुए दोनों हाथों से टाइप किया, तुम अभी कहाँ हो? योगेंद्र शर्मा, मार्शल आर्ट्स का मैदान। मार्शल आर्ट का मैदान गैलगोशिया यूनिवर्सिटी के पश्चिमी द्वार के पास स्थित एक विशाल खेल का मैदान था। नैना चौधरी ने अनुमान लगाया कि योगेंद्र शर्मा वहां सुबह का व्यायाम कर रही होगी, इसलिए उसने कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए वहां मेरा इंतजार कर सकती है? मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। संदेश भेजे जाने के बाद नैना चौधरी लगातार स्क्रीन को देखती रही। उसका दिल तनाव से भरा हुआ था। लगभग आधे मिनट के बाद दूसरी तरफ से एक शब्द में जवाब आया, ठीक है। उसने तुरंत राहत की सांस ली, अपना फोन नीचे रखा और अपने दांत ब्रश करना जारी रखा। साथ ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में भी। तुम किसे मैसेज कर रहे हो? तुम तो बड़े प्यार में डूबे हुए लग रहे हो। सूरज कुमार ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, अपना स्पोर्ट्स बैग पीठ पर डाला और योगेंद्र शर्मा को अपने साथ छात्रावास वापस चलने का इशारा किया। योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों के कोने सिकोड़ लिए। तुम पहले वापस जाओ। क्या तुम्हारी किसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट है? हाँ। सूरज कुमार दंग रह गई। ये क्या बकवास है? क्या सच में तुम्हारा किसी लड़की के साथ डेट है? कौन इतना शानदार है कि वह सचमुच आपको डेट पर जाने के लिए पूछ सकता है? योगेंद्र शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि जैसे ही उसने आने की बात कही, वह एक छोटे लड़के की तरह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वह सचमुच बहुत ही शानदार था। जब नैना चौधरी खेल के मैदान पर पहुंची, तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे। पहली नजर में ही विशाल हरा मैदान खाली लग रहा था और केवल कुछ लड़के ही दौड़ रहे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन योगेंद्र शर्मा कहीं नहीं दिखा।
वह उसे संदेश भेजने ही वाली थी कि उसने पहले ही फोन कर दिया। नैना चौधरी का हाथ कांपने लगा। नमस्ते। योगेंद्र शर्मा की आवाज हमेशा की तरह मधुर थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। नैना चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा और योगेंद्र शर्मा की उदासीन और गर्म काली आंखों से उसकी नजरें मिलीं। आज उसने लाल और सफेद रंग की बास्केटबॉल वर्दी पहनी हुई थी। उसके माथे के बाल हल्के गीले थे, उसकी भौहें तलवार जैसी थी और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। वह आकर्षक और सुरुचिपूर्ण था और उसकी बाहों की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। उसका शरीर मजबूत और सुडौल था और वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। याद रहे, मौत से आप सिर्फ 20 मिनट दूर हैं। इस बेकार सिस्टम ने उस लड़की को याद दिलाया कि अभी भी कुछ काम बाकी है। नैना चौधरी को तुरंत होश आ गया। उसने जल्दी से नजरें हटाई, फोन काट दिया और शर्माते हुए योगेंद्र शर्मा की ओर चल पड़ी। मुझे लगा कि तुम चली गई हो। मैं कुछ खरीदने गया था। योगेंद्र शर्मा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उसे सौंप दिया। नैना चौधरी ने उसे नहीं लिया और हैरानी से उसकी ओर देखा। शायद आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, योगेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह हल्के स्वर में कहा। पता चला कि वह उसके लिए नाश्ता खरीदने गया था। नैना चौधरी ने बैग उठाया और उसका मन थोड़ा बेचैन था। वह उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए नाश्ता खरीदा। उस बेकार व्यवस्था ने कहा, अगर तुम समय बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा को शांति मिलेगी। नैना चौधरी के दिल में मौजूद अपराधबोध पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह जीने की इच्छा ने ले ली। वह बेकार व्यवस्था सही थी। वह अब और समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। नैना चौधरी ने गहरी सांस ली, अपने पंजों पर खड़ी हुई और गाल पर जबरदस्ती चुंबन करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वह अपने पंजों पर खड़ी हुई, वह इतनी जोर से उछली कि उसका शरीर योगेंद्र शर्मा की बाहों में गिर गया। नैना चौधरी, योगेंद्र शर्मा। यह निरर्थक प्रणाली। वहां सन्नाटा छा गया। इस दृश्य ने कुछ राहगीरों का ध्यान भी आकर्षित किया। नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा, एक तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके चारों ओर सितारे छाए रहते थे, वही दूसरी किसी अनछुई फूल की तरह थी। दोनों में से कोई भी अपनी अपनी नजरें खींच लेती। इसके अलावा इस समय दोनों एक साथ एक ऐसे रहस्यमय अंदाज में थी कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। देखने वालों की संख्या बढ़ गई और नैना चौधरी शर्मिंदा होकर जल्दी से योगेंद्र शर्मा की बाहों से निकल गई। उसने नाश्ते के थैले से अपना चेहरा रख लिया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं वो उसने अभी शब्द बोलना शुरू ही किया था कि योगेंद्र शर्मा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे मार्शल आर्ट के मैदान से बाहर खींच लिया। वे मुख्य सड़क से गुजरे और एक खाली अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गए। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, क्या बात है? योगेंद्र शर्मा ने उसकी ओर नीचे देखा। नैना चौधरी दीवार से टिक गई, हल्के से सिर हिलाया और संयमित लहजे में कहा, एक छोटी सी बात है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। योगेंद्र शर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यही वो चीज है जो तुम मैदान पर करना चाहते थे? ओह! नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि योगेंद्र शर्मा ने उसकी हरकत को कैसे समझ लिया। वह सच बताने या न बताने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में उस बेकार सिस्टम की सूचना गूंज उठी। केवल 9 मिनट बचे हैं। नैना चौधरी घबरा गई और उसने योगेंद्र शर्मा की छाती पर हाथ रख दिया। एक मधुर सीने की थपथपा हुई और उसके मन ने बेशर्मी से कहा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यह उसके दिमाग की टिप्पणी थी, उसकी नहीं। नैना चौधरी ने खुद को इतना सुन कर लिया था। सीने पर अचानक पड़ी थपथपाहट से अचंभित योगेंद्र शर्मा अवाक रह गई। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तभी नैना चौधरी को एहसास हुआ कि थपकी के बाद उसने तुरंत अपना हाथ पीछे क्यों नहीं खींचा। शायद इसलिए क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, ये बात मायने नहीं रखती। असल बात ये थी कि इस समय, जब उसने योगेंद्र शर्मा का सवाल सुना,
तो अचानक उसके दिमाग में एक फिल्म का एक डायलॉग आ गया और उसने झट से कह दिया, माफ करना, घबरा में कुछ पकड़ने का मन करता है। योगेंद्र शर्मा लगभग जोर से हंस पड़ी। तुम्हें किस बात की घबरा है? नैना चौधरी ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर मैं यह कहूं, तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालोगे? उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे गलतफहमी हो गई कि वह हिंसक है? योगेंद्र शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कदो। नैना चौधरी ने मन ही मन खुद को एक पल के लिए तैयार किया। मैं तुमसे एक चुंबन चुराना चाहती हूं। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाली योगेंद्र शर्मा भी इन कठोर पंक्तियों को सुनकर स्तब्ध रह गई। सिस्टम ने अचानक कहा, 5 मिनट शेष है। नैना चौधरी इतनी बेचैन थी कि वह लगभग बेहोश हो गई। उसने योगेंद्र शर्मा को दयनीय निगाहों से देखा। क्या तुम मुझे चूमने दोगे? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे गाल को सिर्फ हल्के से ही छूऊंगा। मैं ये तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। नैना चौधरी सोच रही थी कि अगर योगेंद्र शर्मा सहमत नहीं हुआ, तो वह उसे सीधे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चरम परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की क्षमता असीमित होती है। उसे विश्वास था कि अपनी जीवन रक्षा की प्रवृत्ति के प्रभाव में किसी पुरुष को धक्का देकर गिराना कोई समस्या नहीं होगी। वह बदतमीज सिस्टम अवाक रह गया। 1 घंटे पहले तक उसकी मेजबान लैंगिकता की मूल सीमा का बचाव कर रही थी, लेकिन अब वह उस पर खुद को थोपने के बारे में सोच रही थी। यह शायद वास्तव में एक हत्या को प्रशिक्षित करने वाली प्रणाली थी। 3 मिनट जर्क सिस्टम पहले से ही नैना चौधरी के जवाबी हमले के लिए मानसिक रूप से तैयार था। नैना चौधरी बेसब्री से जल रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे चूमने ही वाली थी कि योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों से उसे बीच में ही रोक दिया। नैना चौधरी दंग रह गई और फिर उसे एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई। चुंबन से उसका पूरा शरीर चकरा रहा था। उसकी आंखें मोह थी और चेहरा लाल हो गया था। मिशन पूरा होने की सूचना मिलते ही वह अचानक होश में आई। उसने जल्दी से योगेंद्र शर्मा को धक्का दिया और पीछे मुड़े बिना भाग गई। योगेंद्र शर्मा वही खड़ा रहा और नैना चौधरी की पीठ को देखता रहा। उसने अपनी तर्जनी उंगली से अपने निचले होंठ को छुआ। वहां अभी भी हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी और उसकी आंखों में मिठास हलक रही थी। नैना चौधरी अध्ययन कक्ष से भागने के बाद सीधे छात्रावास लौटने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बजाय उसने कुसुम सरोवर के किनारे एक पत्थर की बेंच ढूंढी और आराम करने के लिए बैठ गई। अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचते ही नैना चौधरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। वह तो सिर्फ उसके गाल पर चुंबन करना चाहती थी, उसने ऐसा क्यों किया? उसने अचानक अपने हाथ में रखे नाश्ते पर नजर डाली। नैना चौधरी थोड़ी अवाक रह गई। अभी अभी जब वह इतनी घबराई हुई थी, तब भी उसने इस चीज को अपने हाथ में पकड़ रखा था। रहने भी दो। उसे थोड़ी भूख लगी थी। यह वही नाश्ता था जिसके बदले उसने अपना पहला चुंबन लिया था। इसे न खाना तो कतई नाइंसाफी होगी। यत्केदार प्रणाली। यह इतना तार्किक नहीं हो सकता, ना। नैना चौधरी झील के किनारे बैठी थी और एक हैमबर्गर और एक घूंट सोया दूध पी रही थी। आधा से ज्यादा हैमबर्गर खाने के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे चूमने के बाद भाग जाना ठीक नहीं था। आखिरकार चुंबन के लिए पहले उसने ही तो कहा था। लेकिन वह उस समय बेहद सदमे में थी। क्या उसे स्पष्टीकरण देने के लिए संदेश भेजना चाहिए? जब वह सोच ही रही थी कि तभी योगेंद्र शर्मा का संदेश आ गया। योगेंद्र शर्मा, गुस्सा हो? हाँ। योगेंद्र शर्मा को लगा कि वह गुस्से में भाग गई थी। नैना चौधरी जवाब देने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से एक और संदेश आया। योगेंद्र शर्मा, मैं असभ्य थी। क्रोधित मत होइए। उसने ही सबसे पहले उससे इश्कबाजी की थी और वह अभी भी अपने बारे में सोच विचार कर रहा था। योगेंद्र शर्मा बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। नैना चौधरी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने तुरंत एक संदेश लिखा, नहीं, नहीं। मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम करना है। खुद को ज्यादा दोष मत दो।
आज मैंने ही हद से ज्यादा मांग की थी। आप तो बस मेरा सहयोग कर रहे थे। बस ऐसा दिखावा करो कि यह कभी हुआ ही नहीं। इसे दिल पर मत लो। संदेश बहुत लंबा था। नैना चौधरी ने उसे लिखने के बाद चुपचाप दोबारा पढ़ा। वह सोच ही रही थी कि क्या उसने ईमानदारी से संदेश भेजा है, तभी अचानक उसे पीछे से किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। डर से उसके हाथ कांपने लगे और उसने संदेश भेज दिया। नैना चौधरी। रहने भी दो। कम से कम इसमें कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं थी। अपना फोन एक तरफ रखते हुए नैना चौधरी मुड़ी और उसने देखा कि उसकी रूममेट यामिनी गुप्ता पर्यटन नीतियां और नियम नामक एक मोटी किताब लेकर उसकी ओर आ रही है। नैना चौधरी जानती थी कि यामिनी गुप्ता एक प्रमाणित व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह टूर गाइड का प्रमाण पत्र भी लेगी। क्या आप सुबह की पढ़ाई के लिए यहाँ आई है? नैना चौधरी ने यामिनी गुप्ता से पूछा। यामिनी गुप्ता ने सिर हिलाया। आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ताज़ी हवा लेने के लिए नैना चौधरी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और बोली, मैं छात्रावास में जाकर थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। आगे बढ़ो। यामिनी गुप्ता ने हाथ हिलाया और फिर उसे कुछ याद आया। वैसे नैना चौधरी, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग पेन मिल गया है। इसमें पिछली बार छात्रावास में दिए गए तुम्हारे भाषण की रिकॉर्डिंग भी है। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? भाषण रिकॉर्डिंग? नैना चौधरी की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने बार बार सिर हिलाकर कहा, हाँ, हाँ, हाँ। उसे चिंता थी कि वह भाषण को समझ नहीं पा रही थी। ऑडियो फाइल के साथ उसे इसे समझने की जरूरत नहीं थी। उसे बस ऑडियो फाइल के अनुसार स्क्रिप्ट को याद करना था। ऐसी बहुत कम चीजें थी जिनमें वह अच्छी थी। रट्टा मारकर याद करना उनमें से एक था। नैना चौधरी ने उस रात यामिनी गुप्ता के कंप्यूटर से ऑडियो फाइल की कॉपी बनाई और अगले दिन उसे याद करना शुरू कर दिया। उसे चिंता थी कि उसका अरबी उच्चारण सटीक नहीं है और वह एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग को पहली बार सुनने के बाद वह उसे शब्द दर शब्द पढ़ पाएगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह क्या पढ़ रही है, लेकिन उसने जो वाक्य पढ़ा वह रिकॉर्डिंग में मौजूद वाक्य के बिल्कुल समान था। इससे नैना चौधरी हैरान रह गई। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि उसके मस्तिष्क ने उसकी स्मृति खो दी थी, फिर भी उसके शरीर को प्रत्येक अक्षर का मानक उच्चारण याद था। क्योंकि उसे ऑडियो फाइल की सामग्री समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसे इसे सुनाना थोड़ा मुश्किल था। नैना चौधरी को पूरी स्क्रिप्ट लिखने में आधा दिन लग गया। आज उसके पास कोई काम नहीं था। अपना काम खत्म करने के बाद नैना चौधरी ने अपनी समय सारिणी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह भाग्यशाली थी। जब उसकी याददाश्त गई, तब शुक्रवार की दोपहर थी। उसकी कोई क्लास नहीं थी। फिर वीकेंड था, इसलिए उसे क्लास में नहीं जाना पड़ा। हालांकि कल सोमवार था, जिसका मतलब था कि उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले थे। क्योंकि वह अब एक प्रसिद्ध स्कूल की टॉप छात्रा थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी हाई स्कूल के तीसरे साल में पढ़ाई में लापरवाही करने वाली छात्रा होने के दौर में अटकी हुई थी। वह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का सामना कैसे कर पाती? नैना चौधरी ने अपनी समय सारिणी पर लिखे व्यस्त कार्यक्रम को देखा और उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। डिंग डोंग। आलसी प्रणाली, जो आधे दिन के लिए गायब हो गई थी, अचानक प्रकट हो गई। दैनिक कार्य। जब वह अवसादग्रस्त होती थी तभी उसे यह काम क्यों मिलता था? नैना चौधरी कमजोरी से मेज पर झुक गई। कह दो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आलसी प्रणाली ने कहा। दैनिक कार्य। योगेंद्र शर्मा को प्रसन्न करने के लिए एक उपहार बनाए। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा उपहार योगेंद्र शर्मा को प्रसन्न करेगा? अगर योगेंद्र शर्मा अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार से संतुष्ट नहीं होती, तो क्या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती? आलसी प्रणाली ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। यह कहना, खुद को एक पेंडेंट में बदल लो और उसे दे दो। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या उसमें कोई ईमानदारी थी? दिन दहाड़े जनता की निगाहों के सामने वह कितनी बेशर्म हो सकती है? नैना चौधरी अवाक रह गई। मैं मृत्यु को चुनती हूँ।
आलसी प्रणाली ने कहा, आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। नैना चौधरी ने कहा, नहीं, क्या आप सचमुच इसे स्वीकार नहीं करेंगे? यह 9 यिन मैनुअल से भी अधिक वास्तविक है। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आलसी प्रणाली बहुत समझदार थी। मैं अपने अगले मेजबान से आपके लिए अगरबत्ती जलाने के लिए कहूंगा, आप शांति से जा सकते हैं। नैना चौधरी अवाक रह गई। अगला मेजबान। वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। क्या उनकी दोस्ती जीवन बदलने वाली नहीं हो सकती थी?